देखिए हम कहाँ हैं। हेलो। जय भीम। बहुत बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया। आज आप पहली बार हमारे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, वीडियो में देखते थे अच्छा, तो कितना जल्द सेटअप बना रखा है यहाँ पर। ये बहुत छोटा सा कमरा है और अभी हम तो ये आपके जरिए पहली बार शायद जाएगा। ये हिस्सा लोग देखते थे, इधर का नहीं देखते थे। हाँ ये देखो, ये कितना अच्छा आपने लाइब्रेरी बना रखा है और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ देखो बहुत आपके वॉल्यूम रखे हैं हिंदी में जो मिलते ही नहीं है। अब ये उस समय हमने लिया था पुराने। और बहुत सारी किताबें हैं यहाँ। किताबें अभी बहुत सारी किताबें नीचे अलमारियों में रखी हैं, ये तो थोड़ी सी हैं। और अभी मैं यहीं एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहा था। आप वीडियो शूट कर रहे हैं अभी यहाँ पर? हाँ अभी तो यही आप खुद ही एडिट करते हैं क्या? ये एक हमारा घर का बच्चा है, साथ में रहता है और बाकी मैं खुद करता हूँ। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड हो आप तो। नहीं, अभी संसाधन हम लोग के पास कहाँ, सही बात इसी हिसाब से चलता है। और इसी जगह पे अपना ये हमारे एक मित्र हैं यूपी में, वो क्राफ्ट वर्ड बहुत अच्छा करते हैं। ये लकड़ी है। ये लकड़ी है? हाँ ये लकड़ी है, देखिए। और इस पर वो जो है डिजिटल खुदाई करते हैं। इन्होंने हमें ये गिफ्ट किया। बहुत सुंदर है ये तो यही अपना छोटा सा कमरा, और यहीं से क्रांति और विचार के बाद। एक चीज देखिए लक्ष्मण भाई कि हमारे जितने भी बहुजन लोग हैं जो बहुत फेमस भी हैं, बहुत लोगों को सुनते भी हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। पहली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी। सही बात है। मतलब ये पहली पीढ़ी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे जाके जो है हम बहुजन समाज के और भी लोगों को खड़ा कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। और उनको भी बता पाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे संसाधन होंगे तभी आप जो है ये सब चीज कर पाओगे। जितना है उससे शुरू करो। मैं तो आपको पुरानी चीजें उसमें रखी हैं। कोविड के समय जब पहली बार वीडियो शूट करना शुरू किया तो मोबाइल मेरी 8-9 हज़ार की थी और माइक जो लेते थे वो खराब हो जाता था। तो वो एकदम ऐसी किताबों पर टिका करके वो कोविड के समय वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो जिस बात को कहते थे उस बात से लोगों ने सुनना पसंद कर दिया। वीडियो की क्वालिटी हमारे लोग बाद में देखते हैं, क्वालिटी और अच्छी हो जाए तो बढ़िया है। सही बात है। तो कम संसाधन में भी अपने काम किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। अभी मैं गया था पिछले दिनों, अभी लौटा हूँ। ये श्रीलंका में जो बुद्ध स्तूप बने हुए हैं उसको एक क्राफ्ट वाले लोगों ने 5 कलर के एक गिफ्ट किया। ओबीसी पर एक कार्यक्रम था, जाति जनगणना पर। अच्छा। नागपुर वणी में। तो ये उन्होंने भेंट किया। तो मुझे जो चीजें मिलती हैं मैं कभी कभी कोशिश, ये जो आप देख रहे हैं जी, ये बस्तर से एक आदिवासी ने गिफ्ट किया है और हैंडमेड है। ये हैंडमेड है। हैंडमेड है। ये इस तरह की चीजें इन्होंने खुद हाथ से बनाई हैं। मतलब लोग भेंट करते रहते हैं। ये हमें मिला एक जगह पर, चीनी मिट्टी का है। हाँ चीनी मिट्टी का है, बहुत सुंदर लग रहा है। पूर्वी चंपारण में। अच्छा। हाँ अच्छा। वहाँ ये हमें गिफ्ट मिला, ये गिफ्ट हमें वहाँ मिला। आप ऊपर देखेंगे तो ये अलग अलग जगहों की ये यादें हैं जहाँ हम जाते आपने हैं। पूरे जो है यादों को सजोए रखा है। और यहाँ पर देखिए एक और चीज है जो लक्ष्मण भाई का, ये सिल्वर बटन। ये देखो, ये लक्ष्मण भाई का सिल्वर बटन है। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर लक्ष्मण यादव फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। जी। अभी कितने हो गए? अभी लगभग 7.25 लाख होने जा रहे हैं। मतलब गोल्डन आने वाला है। अब सबका प्रेम है। ये तो कभी ये सब नहीं सोचा था अंजित भाई। और बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है कि अपने लोग जब भरोसा करते हैं कि नहीं कुछ आप कर रहे हैं ठीक, तो साथ देते हैं। अब जितना दे रहे हैं उतना किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्लेटफॉर्म हमें मिला, वरना इस प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं होता तो हम यहाँ तक अपनी आवाज कैसे पहुँचा पाते। मैं तो एक बात कहता हूँ कि जितना हमने किया है, टीवी चैनल के बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं, बड़े बड़े पत्रकार, नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन समझ जाएंगे आप कि वो सारे लोग, कोई वीडियो है, कोई स्टोरी थी, एडहॉक की स्टोरी थी, और या एजुकेशन का या सोशल जस्टिस का रोस्टर का सवाल था, पूछ पूछ के शो बनाए, लेकिन टीवी पर हमें नहीं बिठाया। अच्छा। 1-2 बार से मतलब राय ली किस तरह से शो बनाना है, किसी और को बिठा लिया और किसी और को बिठा। तो लीडर वो कैसे बनाते हैं, उनको हर आदमी लीडर नहीं चाहिए। ये प्लेटफॉर्म हमें लोगों तक पहुंचाया। मतलब काम हम करते हैं। हाँ। और उसका जो श्रेय है वो और कोई ले जाता है। जब आपको ये होगा कि अच्छा आपको भी इसका, तो हमारे लोगों ने हमें मदद की।
ये इसीलिए मैं कह रहा था कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ये YouTube जो है एक ऐसी चीज है जहाँ पर हम जो बोलते हैं अपने हिसाब से और लोग पसंद भी कर रहे हैं, मतलब हमारी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, हमारी बातों में कहीं ना कहीं उनके लिए फायदे की बातें हैं। हाँ, उनकी बात है तो इसलिए सुनते हैं। और नौकरी निकालने के बाद तो यही मेरा ठिकाना बचा। अच्छा, आपको हाँ, अभी तो निकाल अभी उसके आगे कुछ नहीं, अब वो प्रोसीजर फॉलो करके निकाला और हमें पता था, इसलिए हमने फिर ये तय कर लिया कि आप उनके गुलाम तो बन नहीं सकते, आप उनके सामने झुक कर करेंगे नहीं, और जो आप चुन लिए हैं रास्ता उससे पीछे लौटने का कोई आपके पास कोई यू टर्न है ही नहीं। तो आपके पास एक ही विकल्प है कि ये जो नुकसान आपका हो रहा है इससे लड़िए अपने लेवल पर। हम तो पब्लिक में भी नहीं बताते ना कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, लेकिन हम इसके सहारे अपनी बात को आगे रखना है। तो वहां कोई अब रास्ता बचा नहीं है। अब या तो सरकार बदल जाए, क्योंकि सारे वीसी सारे वाइस चांसलर तो वही हैं। अब हमने जो किताब लिख दी उसके बाद तो और वो हमारे रास्ते बंद हो गए। अच्छा, अभी जो है लक्ष्मण भाई की किताब आई है और वो बेस्ट सेलर बन गई है। ये देखिए, ये जो है किताब आई है लक्ष्मण भाई की, प्रोफेसर की डायरी, और ये बेस्ट सेलर बन चुकी है अभी ये Amazon पर। हिंदी की ऐसी किताबें बहुत कम रही होंगी जो 10 एक दिन में 10,000 प्रतियां बिक चुकी हैं। 2 एडिशन इसके खत्म हो गए। तो ये पहला एडिशन था प्रोफेसर की डायरी, और इसमें हमने बाकायदे ये लिखा है कि किसी गरीब पिछड़े वंचित दलित परिवार से कोई बच्चा निकल के आता है तो कैसे बनता है। इसमें आपकी कहानी है, पूरी कहानी हमारे बहाने पूरे उस शिक्षा व्यवस्था। और मतलब इसको आप पढ़ेंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कई जगह पर आपको आपकी कहानी नजर आएगी। सही बात है। केंद्र में मैं हूं क्योंकि मेरी डायरी है, तो मेरे किस्से, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी चीजें ज्यादा हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि कोई पढ़े, अगर कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ और फर्स्ट जनरेशन वाला व्यक्ति है, हम सारे लोग पहली पीढ़ी, बिल्कुल, उसके कहीं ना कहीं एहसास हो कि हाँ ये हमारी कहानी है। तो ये इसलिए मुझे लग रहा है लोगों ने पसंद की। आप इसमें देखेंगे, मैं कुछ एक चीजें बस दिखा दूं। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात ये है प्रोफेसर की डायरी जी, उच्च शिक्षा की अनकही कहानी, और ये समर्पित किया है हमने रोहित वेमुला और उन जैसी अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नाम। क्या बात है। इसलिए क्योंकि रोहित का पूरा होना हमारे उस पूरे प्रकरण के लिए बहुत जरूरी था। आप देखेंगे कि रोहित वेमुला की शहादत 17 जनवरी 2016, और रोहित का एक स्केच बना हुआ है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस मैं से पढ़ने बैठ जाऊं। बस। मतलब ये जो है ना, इसने बिल्कुल दिल को छू लिया। वही, और मेरा मन था कि मतलब एक एक चीज इससे लोगों को अट्रैक्ट करे। फिर आप आगे जाएंगे, जेएनयू का मामला है, और आप देखेंगे कि रोस्टर जो हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, रोस्टर के मामले पर कैसे रोस्टर आया, कुछ एक चीजें हैं, छोटी छोटी किस्से हैं। रोस्टर आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट की तो आप देखिए सामाजिक न्याय जिंदाबाद, इसके स्केच बने हुए हैं। और फिर आखिरी में कैसे नौकरी से निकाला गया उसके भी किस्से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लक्ष्मण भाई खड़े हुए हैं और बकायदा यहाँ पर आपने ये मोबाइल बनाया है क्या? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्केच बनाए हैं उसमें। इसमें मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ मोबाइल, मतलब जो मोबाइल से हमारे लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो बना ये वो दिखाने की कोशिश की है आपने, इसीलिए हमने उसको चुना। ये देखिए जरा, मतलब सच में ऐसा लग रहा है इसको पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। और हमारी साथी, दरअसल इसमें नाम सबके बदलने पड़े मुझे, क्योंकि कोई कानूनी चीज ना आ जाए, सही बात है, कोई अपने दिल पर ना ले ले, क्योंकि पता तो सबको होगा किसकी कहानी है। तो जैसे डॉक्टर रितु आंदोलन कर रही है, तो अब रितु की बात मुझे कहनी है, और मैंने उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपने नीतू सिंह कर दिया। नीतू सिंह, डॉक्टर रितु सिंह को डॉक्टर नीतू सिंह किया, क्यों? इसलिए कि मैं लिख रहा हूं ना, मैं एक अलग व्यक्ति हूं। मैं आपका नाम लिख करके अपनी किताब नहीं छपवा सकता। गोबर गौशाला उसी विश्वविद्यालय में चल रही है, और उसी विश्वविद्यालय में एक लड़की प्रोटेस्ट कर रही है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। तो ये पूरा किस्सा उस विश्वविद्यालय के बनने और होने का है। मुझे लग रहा है इसलिए इस किताब को पढ़ना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। और इसको लिखने के बाद तो कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो ये मेरी तरफ से एक आपके लिए गिफ्ट है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस ये सोच ही रहा था कि अब इसको मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं, फिलहाल तो ये आपके लिए गिफ्ट है। बाकी आप इस पे मुझे एक सिग्नेचर करके बिल्कुल करेंगे।
आपने मतलब डॉक्टर ऋतु का नाम लिया, तो वो जो आंदोलन कर रही हैं, आपको लगता है उसका कोई भविष्य है, या वो कब तक करेंगे, कब कितने दिन बैठेंगी वो? मैं तो यही कहूँगा कि ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है जो डॉक्टर ऋतु के पास है। और मैं कई बार गया, मैंने वहाँ जाके भाषण किया, जब मेरी नौकरी थी उस समय भी मैं वहाँ भाषण करके ये बोल के आया कि ऋतु को फेक कंप्लेन करके निकाल दिया गया, झूठी कंप्लेन है, चार्जशीट फाइल हो गई, तो जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए वो वीसी के साथ बैठी हुई है और एक फर्स्ट जनरेशन की लड़की का करियर खराब कर दिया। तो ये हिम्मत, और ये काम बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, रोहित कोई पहला व्यक्ति नहीं था, डॉक्टर पायल तड़वी कोई पहली नहीं थी, लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया। ऋतु ने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे। सही बात है, मतलब सुसाइड करने से अच्छा नहीं, तो क्यों लड़के मरे, मतलब, और एग्जैक्टली इसीलिए उसने कहा कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। मुझे नौकरी से निकाला तो प्रोसीजर फॉलो करके। तो हमने भी इसीलिए बोला कि ये किताब क्यों लिखी, केवल इसलिए कि मेरी नौकरी नहीं मिलेगी इतना ही होगा ना, मेरा हुनर, मेरी किताबें, लोगों का प्रेम, वो कैसे कोई छीन सकता है। तो हम उसके लिए अपना काम कर रहे हैं अपने तरीके से, अब उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ऋतु का प्रोटेस्ट बिल्कुल फ्रंट पर है, उसके साथ जो गलत हुआ वो तो मतलब बिल्कुल ऐसा है कि जिसके लिए लड़ना ही होगा। आगे आंदोलन का क्या होगा मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, मतलब होना तो यही चाहिए कि वो प्रिंसिपल गिरफ्तार हो जिसने करियर खराब कर दिया लोगों का। जाने कितने लोगों के साथ और क्या करते होंगे ये लोग, लेकिन उसके लड़ने की वजह से मुझे लगता है कि वो आंदोलन जीत चुकी है, जो हिम्मत उसने दिखाई, और उस हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। लक्ष्मण भाई एक बात बताओ, हम इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा पैसा भी नहीं होता है ज्यादातर भाइयों के पास, वो जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं और नौकरी पाते हैं और इस तरह से हमें निकाल देते हैं, फिर मतलब कैसे हिम्मत होगी, हजारों लोगों की हिम्मत टूट जाती है। अब मैं क्या बताऊं, जो कि किताब सामने है ना, इसलिए इस किताब का मेन दर्द ही यही है। मेरी क्लास में एक बच्चा, एडमिशन के समय एक बच्चा आता है, उसका 1%, आधा % नंबर कम होता है, वो रोने लगता है, परेशान होता है। मैं उससे कहता हूँ कि कोई बात नहीं, कहीं और एडमिशन हो जाएगा। कहा नहीं सर, कहीं और तो मैं वैसे पढ़ लेता, मेरा सपना है कि मैं DU पढ़ूं। तो बहुत सारे लोग तो सिस्टम का शिकार हो गए, और बहुत सारे लोग जातिवाद का, अन्याय का। हमें क्यों निकाला भाई? उन्हें एक मैसेज देना है कि देखो, बोलोगे तो लक्ष्मण यादव तरह सजा मिलेगी, गुलाम बन जाओगे RSS की शाखा में जाकर के। जाने कितने लोग परमानेंट हो गए, एक एक परिवार के 10-10, 15-15, 20-20 लोग परमानेंट हुए हैं। सही बात है, जिसको मन किया सबको भर दो, लोग पैसे देके परमानेंट हुए। हमने इशारे में यहाँ लिखा है, बोलता तो खुल के हो। तो ये किसकी बर्बादी हो रही है? पहली पीढ़ी के हम लोगों की, क्योंकि 90 के बाद तो पहली बार इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी विश्वविद्यालय तक आए। तो ये सारे लोग फर्स्ट जनरेशन है, बिल्कुल। और इनको आप ऐसे मार रहे हो कि मतलब, क्योंकि ये पढ़कर बोलते हैं, सवाल करते हैं। अब तो आपको गुलाम लोग चाहिए, इसलिए ये हर तरह से कभी 13 पॉइंट रोस्टर ले आते हैं, कभी एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर देते हैं। आप बताइए ना, 300 रुपये फीस थी तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, वही फीस अगर 3000 होती तो मैं नहीं पढ़ पाता। आज उसकी फीस 400% बढ़ा दी, आंदोलन जो लड़के करने के वो जेल में डाल दिए, तो रुकेगा कौन? 400% बढ़ा दी। तो ये सब चीजें जो हैं, ये राजनीति से बदली जा सकती हैं। राजनीति ही तो ये कर रही है, हम तो यही समझा रहे हैं। इसमें एक चैप्टर है, आई हेट पॉलिटिक्स। अच्छा। तो उसका मतलब ये है कि हम किसी से जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है नहीं, हमारा काम तो प्रोफेसर का काम पढ़ना है, केवल सिलेबस पूरा करना है, पढ़ाना है, किताब, राजनीति नहीं जानी हमें। स्टूडेंट है तो उसको भी लगता है कि नहीं, चुपचाप पढ़ेंगे। भाई, तुम्हारा सिलेबस कौन बना रहा है? पॉलिटिक्स। तुम्हारी फीस कितनी होगी, कौन डिसाइड कर रहा है? पॉलिटिक्स। तुम परमानेंट होगे नहीं होगे, एजुकेशन पॉलिसी तुम्हारी क्या होगी, वो कौन बनाया? पॉलिटिक्स। और तुमको उसी पॉलिटिक्स ने सिखाया कि यू हेट पॉलिटिक्स। लेकिन वहां भी एक समस्या है कि जितने बहुजन नेता हैं, जितने भी हैं, ये आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसमें हम क्या करें बताइए। हमारे एक मित्र है, वो 1-2 बार उन्होंने फोन भी किया, उन्होंने कोशिश की, महू से लेकर के जंतर मंतर तक पैदल मार्च किया। शायर हैं अभिषेक, और उसने यही कोशिश की कि जितने दलित नेता हैं वो एकजुट हो जाएं, OBC हैं वो एकजुट हो जाएं। अब इसका कोई एक फॉर्मूला मैं क्या बताऊं, ये तो तोड़ने वालों ने तोड़ रखा है, और वो नहीं चाहेंगे कि ये जुड़ जाए, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे तो राज तो यही करेंगे। मानवर कांशीराम जोड़ना चाहे, अब लोग जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। तो इससे नुकसान मुझे लगता है कि नेताओं का क्या है साहब, नेता तो ठीक है, उनका थोड़ा नुकसान है, समाज का कितना बड़ा नुकसान है।
अब नीतीश जी को जो है प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया। बताइए ना, मतलब ये हाल है कि हम तानाशाह को रोकने के लिए सबको एकजुट किए, सब एकजुट नहीं हो गए तो हम उसी तानाशाह के साथ पास चले गए। ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? जयंत चौधरी, आपको मतलब आप राज्यसभा भी आज की तारीख में सपा के टिकट पर है, आप सपा के समर्थन से हैं, और सीटें नहीं मिल रही थी, बैठ के लड़ लेते। जैसे स्वामी प्रसाद जी हैं, बिल्कुल, मैं तो अभी उसी पर वीडियो बना रहा था स्वामी प्रसाद जी। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान अगर गलत हो तो आप कानूनी कार्रवाई करो। बिल्कुल। अगर पॉलिटिकल देखना है तो सपा तो आज पीडीए की बात कर रही, तो वही बात तो स्वामी प्रसाद कर रहे हैं, वही पल्लवी पटेल कर रही। विरोध कौन कर रहा है? अपर कास्ट के नेता, जिनका अपना 90% वोट बीजेपी की तरफ जाता है। तो ये पॉलिटिक्स बहुत खराब जगह पे है। बीजेपी किसी को डरा के, किसी को खरीद करके, किसी को लालच दे करके अपना मिला रही, और हमारे अपने लोग छिटक रहे हैं। तो ये तो सारे मरेंगे, कोई एक नहीं बचेगा। मतलब अगर जयंत चौधरी, चलिए आप सत्ता में चले जाएंगे, नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे, इतिहास हेमंत सोरेन को याद रखेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। राजभवन से जेल गया। इतिहास तेजस्वी यादव को याद रखेगा, सब कुछ हार गया फिर भी हिम्मत नहीं हारी, आंख में आंख डाल करके बोल के आया कि जो आप झंडा उठाए थे वो मैं लेके चलूंगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा जरूरत है, और मैं तो आपके सामने भी कह रहा हूं, आज भी मौका है। बहन जी हो, अखिलेश जी हो, या जितने भी लोग हैं, अगर ये लोग एकजुट हो जाएं तो राजभर तो अपने आप आ जाएंगे, या नहीं आएंगे तो समाज उनसे लड़ेगा। नहीं, अगर आप एकजुट होगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल डगर दिख रही है। अब ये इसके बाद क्या होगा? हम तो भाई अपने दम पर यहाँ तक आ गए, कुछ जी खा लेंगे जिंदा रहे तो, नहीं तो आजकल माहौल बड़ा खराब है। हम तो जी खा लेंगे, हमारे पीछे जो लोग हैं ना उनका बहुत अन्याय हो रहा है। तो क्या कहेंगे? ये एक साथ होते तो मुझे लगता है कि राज करते हैं, एक राज भी करते। अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो नगीना से लड़ रहे हैं, तब इनमें से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको। अगर सपोर्ट कर देंगे मुझे लगता है वो जीत जाएंगे। मतलब आज की तारीख में अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो चंद्रशेखर आजाद संसद में खड़े होकर भाषण दें, इसके लिए कोई चीज उनके नेगेटिव नहीं है। जितना संघर्ष उन्होंने किया, जितना लोगों के साथ खड़े रहे, विचारधारा, कमिटमेंट, वो आदमी क्यों नहीं संसद में जाए? तो ये तो एकदम साफ सवाल है। अगर अखिलेश और जयंत मिलकर इनको वहां भेज देते तो मुझे लगता है आज भी मौका है, पॉलिटिकली फायदा इनको ही होता। आज भी मौका है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की एक जरूरत तो जयंत चौधरी के जाने के बाद खासकर और बढ़ गई है। जयंत चौधरी से चंद्रशेखर आजाद का अच्छा रिश्ता, वो चाहते भी थे। अखिलेश जी के साथ गठबंधन भी चल रहा था। भाई कैराना वाली सीट तो जीते, तीनों लोग एक साथ मंच पर थे। बिल्कुल। तो जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद सब थे। ये समीकरण जयंत चौधरी की तरफ से टूटा है। अभी भी मौका है। मैं तो पॉलिटिकल बात तो सीधे कहना पड़ेगा ही कि आज भी दलित समाज का ज्यादातर वोट तो एक इमोशन, क्योंकि बहन जी की इमोशन है। देखिए, जब तक रहेंगी बहन जी की जगह तो कोई नहीं ले पाएगा। सही बात है। फिर भी उस इमोशन के बावजूद चंद्रशेखर ने थोड़ी तो जगह बनाई है अपनी। भले वो चुनाव नहीं जीत रहा, इससे ये नहीं हो जाएगा कि वो नेता नहीं बनेगा। वो नेता है, बिल्कुल बन चुके हैं। तो बन चुके हैं। और उस आदमी को, उस नेता को आप सहयोग करके सदन में खड़ा करेंगे तो वह विचार मजबूत होगा, वो लड़ाई मजबूत होगी। जो सपा भी लड़ना चाह रही है, जो बसपा भी लड़ना चाह रही है, जो चंद्रशेखर भी लड़ना चाह रहे हैं, तो फिर तो समर्थन करना चाहिए, खुली बात है। यही सब चीजें जो होती है ना, इन्हीं को देखकर कुछ ऐसे लोग जो राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करते, वो ये बोलते हैं राजनीति बहुत गंदी कीचड़ है, हमें उसमें नहीं घुसना। तो कोई भरोसा नहीं कि आपका कब साथ वाला आपका साथ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। अरे पति पत्नी में शादी होती है, मेल नहीं खाता है तो क्या करते हैं? कई खराब चीज है, जैसे राजनीति खराब है, अच्छी कैसे होगी? अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो कोई और तड़ी पर आके बैठ जाएगा। अगली बार नंबर किसका है देखिएगा, आपकी मान लो मोदी जी हैं, उसके बाद कौन आ रहा है, तो वो और कहीं खराब ना हो जाए, तो उससे फिर कैसे बचेंगे आप? इससे बढ़िया है कि अपने नेताओं से थोड़ा नाराज होते, आप इन अपने नेताओं से हम थोड़ी बहुत नाराज होकर लड़ भी सकते हैं। अब बीजेपी से कैसे लड़ोगे? संविधान बदल दिया तो। शादी से मुझे याद आया कि अभी बीच में खबर बहुत चली थी कि एक ओबीसी ने एससी वाले लड़की से शादी कर ली। ये क्या किस्सा था? हमने तो प्रेम किया था पहले, मतलब और जब प्रेम करते हैं तो मतलब मुझे लगता है जब कोई प्रेम करता है, दो काम जीवन में जरूर करना चाहिए। मतलब एक तो हॉस्टल में रहना चाहिए अगर पढ़ने का मौका मिला है तो, बिल्कुल, और दूसरा प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने वाला किसी से नफरत नहीं कर सकता। आजकल के जो नौजवान नफरत की आग में झोंक कर जा रहे हैं,
या तो उन्होंने किसी से प्रेम किया नहीं या प्रेम उन्हें मिला नहीं। और प्रेम केवल पत्नी या प्रेमिका का नहीं है, प्रेम प्रेम है, वो बहुत व्यापक चीज है। और जब कोई प्रेम करने जाता है तो ये निर्णय लेके नहीं जाता है कि हमें शादी करनी है या उनकी जाति क्या है। प्रेम तो उससे ऊपर। मतलब आपको कुछ पता नहीं था ये? कुछ भी नहीं, बहुत पहले से चल रहा था ये? अरे हमारे तो प्रेम संबंध के 8 साल हो गए। 8 साल हो गए? और हम सबको पता था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मेरी पत्नी की समझदारी, उसके परिवार के अधिकांश लोग वो बहुजन आंदोलन से दूर हैं। अच्छा। हाँ, उसके पास बैकग्राउंड उसका नहीं था। हम लोग साथ रहते, पढ़ते, लिखते। और एक दिन ऐसा आया कि हमारी अब जो पत्नी है, तब प्रेमिका थी, बाबा साहब की फोटो ले जाकर अपने घर में लगा देती है। और उस दिन घर में झगड़ा होता है। वो ये हाल है उनका। वो बाबा साहब की फोटो आज भी उनके घर में लगी हुई है। वो तथागत बुद्ध की फोटो आज भी लगी हुई है। अब धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। मतलब आपने जो है उनको क्रांतिकारी बना दिया, मतलब परिवार को क्रांति पहुंचा दी, नीली क्रांति। वो उसने किया। ये इसकी क्रेडिट तो मेरी पत्नी को जाएगी कि उसने अपने से खरीद करके, कि हमसे कहा कि एक फोटो हम ले चलेंगे, अपने घर में लगाएंगे। तो वहाँ बवाल हो गया होगा। अरे क्या, अरे ये कौन ले आई, ये तो जातिवाद, ये वो। जबकि खुद वो लोग दलित हैं, क्योंकि दिल्ली के दलित हैं तो उनका मामला थोड़ा अलग है। वो सारे बीजेपी को मानने वाले। अब धीरे धीरे उनमें बदलाव आता है। अब वो मुझे भी सुनते हैं कि दामाद जी बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं। क्या बात है। तो धीरे धीरे असर हो रहा है। तो सोचा नहीं था कि शादी करेंगे, लेकिन संयोग इतना अच्छा। जाति देखकर शादी नहीं की, लेकिन जाति मतलब ऐसा कोई ढिंडोरा नहीं था या आपका ऐसा कुछ नहीं था, यार मुझे राजनीति में जाना है, मैं एक शेड्यूल कास्ट लड़की से शादी? पता ही नहीं था। आपको पता ही नहीं था? लोगों ने ऐसी ढिंडोरा पीट दिया। लोग हैं, लोगों का क्या। और वो एक संयोग है बस। उसका दलित होना या मेरा ओबीसी होना, ये एक संयोग है। हम दो अलग अलग इंडिविजुअल ने एक दूसरे को चुना और उसमें जाति बाधा नहीं आई। न उसकी फैमिली ने मेरे खिलाफ कोई बात कही, न मेरी फैमिली को 1 इंच भी कोई आपत्ति हुई कि लड़की दलित है, जबकि हम ओबीसी हैं। हमारे समाज में अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हमने उसको, हमारी फैमिली में, चूंकि मेरे बड़े पिताजी कबीर पंथी एक सदगुरु हैं, उनको मानने वाले। अच्छा। और मेरे पिताजी कॉमरेड कार्ल मार्क्स, भगत सिंह के। तो मेरे परिवार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बहुत खुश हुए लोग। रिश्तेदारों में थोड़ा बहुत हुआ, अरे तो होता रहता है, लेकिन अच्छा रहा सब, बहुत अच्छा रहा। चलिए, हमारे साथ थे लक्षण भाई, और इनका जो स्टूडियो है इसको भी आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं, और आगे चल के फिर हो सकता है और भी बात करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। स्वागत है मेरे इस छोटे से आशियाने में। मुझे अच्छा लगा लक्षण भाई जी।